कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सबसे पहले तो कि 50 इयर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इस जर्नी के बारे में बताइए 50 साल की, और ये भी जानना चाहूंगा कि कैटरिंग का जो एक्सपो है वो पहली बार होने जा रहा है, तो कब दिमाग में आया कि इस तरह का एग्जीबिशन करना चाहिए, इस इंडस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना सिग्निफिकेंस होगा? सर ये एक्सपो वैसे कहेंगे तो हमारी जो मदर बॉडी है, मैंने जैसे डिक्लेयर किया बताया आपको कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स, तो 2016 में कोविड के पहले एक एग्जीबिशन हुआ था। उनका मोटिव है कि केटरिंग की जो भी एसोसिएशन है पूरे इंडिया में उनको अंडर वन रूफ लाना, और जो केटरिंग हमारे जितने भी केटरर्स ऑल ओवर इंडिया में है उनको एजुकेट करना, उनको साथ में लाना। तो हर साल फेडरेशन, हर 2 साल में सॉरी, बाई ईयरली फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स एक एग्जीबिशन करता है जो इंडिया के अलग अलग हिस्से में होता है। फिर हमने जैसे कि ये 50 साल पूरे, हमने सोचा कि मुंबई की बहुत बड़ी कैपेसिटी है और बहुत बड़ा परचेज पावर है, तो क्यों ना ऐसा एक एग्जीबिशन। तो ये आइडिया वहां से आई थी, जिसके ऊपर थॉट प्रोसेस किया हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे पूरे कमेटी मेंबर्स ने सोचा, फिर हमारे मेंबर्स को एजीएम में हमने ये बात रखी, तो सारे मेंबर्स ने फुल हार्टेडली कहा कि नहीं हमें ये करना चाहिए। तो इस तरह से ये आइडिया आया, और क्योंकि बॉम्बे की कैपेसिटी है तो ये एग्जीबिशन बॉम्बे में हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये हर साल होगा, यानी कि दिस विल बी एन ईयरली आईपी, ताकि हर साल जैसे आपको पता होगा कि हमारी केटरिंग इंडस्ट्री की जो मेन सीजन होती है नवंबर दिसंबर में शुरू होती है, तो हर साल लगभग अगस्त या सितंबर के महीने में हम ये शो आयोजित करेंगे। फ्यूचर में इसे हर साल डबल ट्रिपल करेंगे, और अगर आप सबका साथ रहा तो नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में हम इंटरनेशनल पेविलियन भी यहाँ पर जरूर आएंगे। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने 12 कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया है, 30 कॉलेजेस का जो एंट्री आया था, आपसे जानना चाहूंगा हमारे देश में 62% यूथ है, तो उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी स्पेशली इस एक्सपो में, अगर उस बारे में कुछ बताएं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप देखेंगे डाउन द लाइन 10 इयर्स केटरिंग को तो एक फिक्स मेनू सेट होता था कि 2 मिठाई होंगे, 2 फरसान होंगे, 2-3 सब्जी, रोटी, दाल, राइस, आइसक्रीम हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होता था। पिछले 10 साल में इस इंडस्ट्री में एक कहते हैं जितना 70 साल में बदलाव नहीं आया उतना हर साल आया। आप देखेंगे प्रेजेंटेशन, जिस तरह से मेनू प्रेजेंट करते हैं, आप जिस तरह से डिस्प्ले करते हैं, जिस तरह से मेन्यू डिजाइन करते हैं, नई नई चीजें, फ्यूजन फूड, इंटरनेशनल क्यूजिन, और उसके साथ में सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस इंडस्ट्री की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 5-10 साल पहले जितने लोग आते थे इस इंडस्ट्री में, बच्चे, यूथ आते थे, आज उससे मिनिमम 15 टाइम्स ज्यादा यूथ आ रहे। आज इवेंट इंडस्ट्री वो एग्जिस्ट नहीं करती थी 10 साल पहले, आज बच्चे देखो बहुत शौक से। तो इवेंट इंडस्ट्री की पैदावार ही केटरिंग से हुई है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पंगत में बैठ के खाना खिलाते थे, भोजन जरूर होता था, फिर उसमें एड हुआ डेकोरेशन, फिर थोड़ी बहुत एंट्रीज, फिर ढोल, साफा, शहनाई, और फिर इवेंट। तो ये कितना भी आगे बढ़ जाए, फूड विल बी एन इंटीग्रल पार्ट। तो आप फूड को तो निकाल ही नहीं सकते हो। और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, हमारे योगेश भाई कहते हैं कि जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक, यानी कि बेबी शावर में शुरुआत होती है और मृत्यु के बाद 13-14 होता है, उसमें भी इस इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे आपने कहा कि डे बाय डे आप आज देख लीजिए, टेलीविजन पे पहले कभी नहीं आते थे, इतने सारे शोज आते हैं, मास्टर शेफ हो गए, बाकी सारे भी बहुत सारे शो आते हैं, उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आजकल लोग घर पे भी बहुत सारी कुकिंग करते हैं, और जो मेन्यू का स्प्रेड है, प्लस सिर्फ मेन्यू ही नहीं, प्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म, किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो सब बहुत कुछ बदल गया है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में ये ग्रोथ डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। थैंक यू सर। क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर है, तो कितने फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पर कितने लोग पहुंचेंगे जिससे कनेक्शन बनेगा? आई एम श्योर, क्या कहना चाहेंगे सर? सी अगेन मैं कहूंगा कि टेक्निकली फर्स्ट है, बट वैसे इसके पहले 4 शो एफआईसी की बॉडी में कर चुके हैं। ये हमारा जो शो है प्योरली B2B, यानी कि एक नॉर्मल एग्जीबिशन में अगर 1 लाख विजिटर्स आते हैं तो हमारे 500 विजिटर भी उससे ज्यादा है, क्योंकि एक बड़े केटर्स की कैपेसिटी को छोड़ दीजिए, हम एवरेज छोटे केटर्स की परचेस कैपेसिटी ईयरली देखें तो कम से कम 10 लाख से 25 लाख 50 लाख तक होती है।
यानी कि जो भी वहां पे आएंगे जेन्युइन बायर्स होंगे। तो फुटफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000। और जैसे कि हाल में हमें कमिट किया है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, अगर उनका भी टर्नआउट होता है तो इट कैन डबल एंड ट्रिपल। सर जैसे आपने कहा कि केटरिंग और डेकोर इंडस्ट्री जो बेबी शावर से लेकर मरने तक काम आती है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है, अगर उस बारे में कुछ। देखिए ये हर कोई जानता है कि इसका कंट्रीब्यूशन ऑन पेपर शायद उतना नहीं होगा, वैसे बहुत बड़ा है। और इसी बात को ध्यान में रखकर आज से कुछ साल पहले जीएसटी इसमें 18% थी, पीयूष गोयल जी से हम मिले थे और उन्होंने इसको 5% किया, क्योंकि केटरिंग ये लग्जरी है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग हैं जिनके लिए लग्जरी है, बाकी लोगों के लिए जरूरत है जो मिडिल क्लास है। आज आपने कुछ भी किया, शादी में आया ना, खाना कैसा था, अच्छा था कि नहीं था, सब उसी पे चर्चा करते हैं। और आप सब जानते हैं ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब जानते हैं कि हमारी जो भी जीवन भर की जमा पूंजी होती है या जो हम सेविंग्स करते हैं, आज भी इंडियन लोग उनकी एक मेंटालिटी है कि बहुत बड़ा अमाउंट सेव करते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए। तो ये मुझे फिगर कहने की जरूरत नहीं है, लगभग हर आदमी छोटा हो तो वो, बड़ा हो तो बड़ा, अपने साथ लगभग 10 से 20 साल की कमाई जो भी इनकम होती है वो एक शादी पे खर्च करते हैं। और इस इंडस्ट्री से इनडायरेक्टली 100 से ज्यादा इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। उसमें होटल बोल लीजिए, ट्रांसपोर्ट पर बोल लीजिए, फोटोग्राफर बोल लीजिए, और डायरेक्टली भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जुड़ी हुई है जिससे हम कभी और चर्चा करेंगे। और ये आप कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। लोग खुद के लिए डेली बेसिस पे कपड़े ले नहीं ले, घर पे सारा खाना खाएंगे, लेकिन शादी में मिठाई जरूर रखेंगे। अब बताइए हम घर पे कितने दिन साल में मिठाई बनाते हैं, लेकिन शादी में जरूर रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं। तो शादी आज भी हिंदुस्तान में लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि एक प्राउड करने का विषय है। और लोग आज भी 75% लोग लोन लेकर भी शादी में खर्च करते हैं। तो इसे हम किसी भी तरह आंकड़ों में नहीं बता सकते। इतना जरूर है कि हिंदुस्तान के हर एक आदमी के लिए शादी अपने जीवन का, अपने बच्चों की शादी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। सर केटरिंग जो इंडस्ट्री है कोविड में काफी इम्पैक्ट इसे भी आया था। मेरा ये मानना है कि ये आपका जो एक्सपो है उससे कितना मदद मिलेगी, क्योंकि काफी हद तक काफी बिजनेस ठप हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो आपका बिजनेस कैसा था कोविड में, उसके बाद किस तरह से अभी चेंज हुआ और एक्सपो से कितनी मदद मिलेगी? कोविड की बात आई तो मैं एक बात कहना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में। जब कोविड आया था तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी वो थी माइग्रेशन की। सब कुछ बंद हो चुका था, जो लोग अपने घर में थे ठीक है, बाकी लोगों को खाना फूड नहीं मिल रहा था। तो पूरे हिंदुस्तान में जो बैकबोन थी इसके लिए सबसे पहले, चाहे किसी ने बनाया हो, चाहे म्यूनिसिपालिटी ने बनाया हो, गवर्नमेंट या किसी संस्था ने, उसमें उसके पीछे हमारे केटरर्स भाइयों का हाथ जरूर था कि उन्होंने ही बंद खाना बनाकर फूड पैकेट सप्लाई किया था। और जैसे कि आपने कहा था सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री बंद हुई थी, कोविड 22 तारीख को आया था, तो हमारी इंडस्ट्री उससे 10 दिन पहले बंद हो चुकी थी और सबसे लास्ट में शुरू हुई। बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐसा कोई झटका लगता है तो डबल जोश से बढ़ते हैं। और केटरिंग इंडस्ट्री जानी जाती है अपने जिगर के लिए, तो सबने जोश से, डबल जोश से आगे आए और व्यापार भी बहुत अच्छा चला है, नो डाउट। और सभी लोगों ने उससे सीखा है और उसी लिए सब चाहते हैं कि खुद को और ज्यादा अपग्रेड करें। और भले लोग कम हो गए, पहले शादी में जहां 2000 होते थे शायद आज 1000 होते हैं, बट खर्च उससे ज्यादा होता है। तो हमारे लिए नई नई चीजें सीखने का ये सही मौका है और इसीलिए इस एग्जीबिशन का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। सर और एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या होटल इंडस्ट्री को भी जुड़ते हुए देखेंगे इस एक्सपो में, अगर इस बारे में बताएं? बिल्कुल वैलिड सवाल है। आज से कुछ साल पहले 5 स्टार्स में वेडिंग जितनी होती थी, आज उसका रेशियो 300% से ज्यादा बढ़ गया है। आज हर एक 5 स्टार ने एक अपना अलग सेगमेंट बनाया है, वो वेडिंग को टारगेट करते हैं। प्लस होटल्स में जितनी भी मिडिल या उससे बड़ी होटल है, हर एक में कहीं
होता ही है, 25, 50, 100, 200 से लेके 1000, 2000 तक। तो वो सब यानी कि आप कहिए कि हमारी इंडस्ट्री में यहाँ पर एग्जीबिशन में जो भी चीज हम डिस्प्ले करेंगे वो सारी चीजें एक होटेलियर के काम की होगी। आज नॉर्मल होटल भी है तो उनकी कटलरी, क्रॉकरी या फिर और एक वो उनको जरूर काम आती है। और एक चीज आज आप लोगों को शायद न्यूज में या बहुत चीजें देखते हैं यूट्यूब पर, जितने भी आप इनोवेशन देखते हैं फूड में, वो होटल से पहले केटरिंग में आते हैं। कभी आप कोई हाई एंड वेडिंग अटेंड करिएगा तो सबसे पहले केटरिंग में हर इनोवेशन आता है और उसके बाद उसमें जो चीज हिट हो जाती है उसको मेजरली होटल वाले अडॉप्ट करते हैं। तो होटल वाले, आहार और मुंबई की जो दो सबसे बड़े एसोसिएशन है, आहार और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, दोनों ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए। आप उनके लोगो भी देख सकते हैं हमारे साथ में, सपोर्टेड बाय फुल हार्टेडली, उनका भी सपोर्ट हमारे साथ में है। तो वो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं। सर आखिर में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, इस शो को सफल बनाइए। पहला साल हम चाहेंगे आपका कंट्रीब्यूशन 200%, उसके बाद से 2 या 3 साल बाद ये एग्जीबिशन आपको बहुत कुछ फायदा देगा, रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों सब लोग आइए, हम मिलते हैं 17, 18 एंड 19 अगस्त को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को गोरेगांव में। कहां पर? सेलो प्रेजेंट्स केटरिंग एंड डेकोर एक्सपो 2023 पावर्ड बाय सर्वर। थैंक यू। चैलेंजेस है आपको इंडस्ट्री में डेकोर के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? सर ये बहुत ही वैलिड सवाल है आपका, क्योंकि क्या था कि हम जब भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो जो भी रूल्स बने होते हैं नॉर्मली वो रूल्स फिक्स स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, जैसे 5 स्टार है, होटल्स है, उनके लिए प्रॉपर एसओपी बना हुआ है। लेकिन जब आउटडोर केटरिंग की बात आती है तो कभी इस पे फोकस करके कोई भी एसओपी बनी नहीं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगी, जब भी हम पिछले 5-7 साल में इसमें काफी अवेयरनेस आई है, कभी फायर का इश्यू हुआ है या कभी कोई फसाई के या एफडीए के नॉर्म्स आए, तो हमने जब भी गवर्नमेंट को या जो ऑफिशियल्स को हमने अप्रोच किया है तो फुल हार्टेडली उन्होंने हमारी बातें समझी और हमारे लिए काफी कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं और हमें हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि और हमेशा से ऐसी नई नई चीजें और भविष्य में फ्यूचर में भी हमें उनका सपोर्ट लगेगा। तो उन्होंने हमेशा हमें ये सांत्वना दी है कि हम आपके साथ में सपोर्ट भी किया है। सडनली ये एसओपी नहीं बन सकती है, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे जरूरत होगी ये एसओपी बनती जाएगी और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि ये इवेंट्स होते हैं वो फिक्स जगह नहीं होती। हम लोग जब आउटडोर कैटरिंग करते हैं तो एक जगह होती है प्लेन जहां पे सब कुछ हम असेंबल करते हैं, तो उसके लिए एक अलग एसओपी होनी चाहिए। फिर भी इसमें काफी काम हुए और हमेशा उनका सपोर्ट हमको जरूर रहा है। जब भी हमने अप्रोच किया है हमें पॉजिटिव अप्रोच उनका मिला है। सर और एक सवाल सर, जो स्ट्रेंथ है आपकी वो तो दिख रही है अभी, लेकिन जो वीकनेस है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर आपने जिसको स्ट्रेंथ बोला शायद वही हमारी वीकनेस है। क्या है ना, देखिए जब कोई शॉप्स होती है ना तो उनका पर्टिकुलर, जैसे आप टेलीविजन लेने जा रहे हैं तो एक जन 25,000 में बेच रहा है तो दूसरा 24, तीसरा 24.5, तो इनकी एक लिमिटेड होती है। तो सबकी कॉमन प्रॉब्लम सेम होती है और कभी भी कोई भी एसोसिएशन में लोग कब जुड़ते हैं जब उनकी कोई तकलीफ का निवारण एसोसिएशन करता है या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन केटरिंग में बहुत ही वेरिएशन है। आपको 200 रुपए में बढ़िया खाना मिलेगा, 800 में मिलेगा, 1500 में मिलेगा और 15,000 वाला भी मिलेगा। 15,000 वाले की जरूरत अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, 200 वाले की जरूरत अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है। उसके साथ में कुछ समय पहले तक जो कंपटीशन होता था बहुत ही ज्यादा कंपटीशन था। आपने भी देखा होगा, आपके घर पे शादी आई होगी तो आप 5 जन को बुलाते हैं, बाबा इसने तो 300 बोला, आप 280 में करो, आप 260 में करो। तो इससे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे कि ये एग्जीबिशन है और अभी लोग समझ भी रहे,
पहले हमारे एजीएम में हमारे जो पुराने सदस्य हैं, जो काफी इन्होंने हार्डकोर मेहनत की है लोगों को जोड़ने के लिए। मैं तो अभी जुड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो बातें हैं, ये इनकी दिल की बातें, जो तकलीफ इन्होंने सही है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। 15 लोग नहीं आते थे, लेकिन आज इतने मेंबर्स आ रहे हैं वीक डे पे भी, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है और आगे चलकर ये मल्टीपल होगा। और स्ट्रेंथ ये है, जैसे मैंने कहा कि बड़े से बड़ा इवेंट, आप किसी 5 स्टार वाले को बोलेंगे कि भी आज दोपहर को या कल शाम को या कल हमें 50-500 आदमी 1000 आदमी का खाना खिलाना है, तो वो हड़बड़ा जाएंगे। या 200 आदमी बढ़ गए तो उनका सिस्टम मिल जाता है। आप केटरर्स के पास आइए, यहाँ पे ऐसे तुलम खान बैठे यहाँ पे महारथी, कि आप बोलिए कि कल सुबह हमें 10,000 आदमी को खाना खिलाएगा, वो बोलेंगे हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं पूछे। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। यस बिल्कुल सहायता मिलेगी। देखिए, एक होता है कि भाई आप मेहनत करते हैं उससे कमाते हैं, वो हमेशा जरूरी रहेगा, बहुत जरूरी रहेगा, वो पहला स्टेप रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप रोड पर वड़ा पाव खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, सबसे सस्ता होता है। इडली रोड पर खाते हैं, आज अन्ना की इडली सबसे बढ़िया होती है, सबसे सस्ती मिलती है। लेकिन एक लेवल के बाद आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, टेस्ट वही होता है, रेट बढ़ता है, और ऊपर जाएंगे तो और। तो जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आप खाना वही खिलाएं, आप किस तरह से सर्व कर रहे हैं, आपका स्टाफ कितना एजुकेटेड है, आपका स्टाफ क्या यूनिफॉर्म पहनता है, आप जो फूड प्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस सब से आप एडिशनल कमाई कर सकते हैं। सपोज आपकी फूड कॉस्ट 200 रुपए, आप 250 रुपए ले रहे, आपकी वो कॉस्ट निकल के 50 रुपए। उसके बाद अगर आप 200 रुपए एक्स्ट्रा किसी चीज पर खर्च करते और उसके 250 लेते, तो उन्हीं 200 आदमी को केटर करके आपका प्रॉफिट डबल होता है। तो ये करने के लिए इसमें हमें काफी लोगों से सीखना चाहिए, होटल्स है, 5 स्टार्स है, और अभी ये डे बाय डे अपग्रेड हो गया है, क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन, जो यूथ आ रहा है, वो यूट्यूब पर देखकर आता है, वो हमारे पास आता है, वो हमें सिखाता है कि हमें ये चीज चाहिए। पहले हमारे पास जो ओल्डर जनरेशन आती थी, वो बैठते थे, वो बोल देते थे, सुनील भाई हमको ये खाना चाहिए, आपकी मर्जी जो दे देना, हमारे बजट है, योगेश भाई हमको ये बनाना है, आप ही सजेस्ट करो। जो हम सजेस्ट करते थे वो सिलेक्ट कर लेते थे। अब यूथ ऐसा नहीं है, वो आपके साथ बैठेगा, आपके साथ डिस्कस करेगा, इसमें चीज ज्यादा चाहिए, इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें मुझे ये सॉसेज चाहिए, यहां तक उनको नॉलेज है, पता है। तो जब किसी की डिमांड ज्यादा होती है, तो वही हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम वहां से अर्न ज्यादा करें। एक तरीका होता है आप छोड़ दो, जाने दो बाबा बहुत किट करता है, छोड़ दो, नहीं, किट करने वाला ही आपको पैसा ज्यादा देगा। ये हमारे यूथ की सोच, यूथ इज रेडी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। शायद आप किसी पुराने केटर्स को बोलेंगे हमें ऐसा ऐसा करना है, बोलेंगे जाने दो ना बाबा, कौन मेहनत करेगा, वो छोड़ देगा। लेकिन यूथ को आप बोलेंगे, वो आपसे टाइम लेगा, मेहनत करेगा, ढूंढेगा, और आपको नई से नई चीज आके देगा। और ये हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि जो यूथ आ रहा है बहुत, और उसकी वजह से हम भी अपग्रेड हुए हैं। तो यूथ का रोल किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, और हमारी इस इंडस्ट्री में और भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें इनोवेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। बाकी इंडस्ट्री में अगर ईयरली आप समझो कि 10% चेंजेस आते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से 50% चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू। ग्रेजुएशन की बात अभी आ रही है, तो एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके कि पोल्यूशन फ्री डेकोर कब आएगा? पॉल्यूशन फ्री डेकोर ऑलमोस्ट काफी आ चुका है। कुछ चीजें जैसे कि मैंने कहा, जब इस पे एसओपी बन जाएगी डेकोर में, मेरे ख्याल से शायद अभी कोई पॉल्यूशन ऐसा है नहीं। फायर क्रैकर्स जैसे आप,
हाँ नहीं, अभी इसमें जैसे गवर्नमेंट ने काफी रूल्स लाए हैं। अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगा, ये यहाँ पर जो लगाया है हमारे खानेकर जी ने, ये कपड़ा लगाया है। तो पहले प्लास्टिक लगता था, ये कपड़ा लगा है। कुछ चीजों में जरूर और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ये भी तभी आएगा जब अवेयरनेस आएगी, तब इम्प्रूवमेंट आएगा। काफी कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन जरूरत हमेशा है। जैसे कि अभी बायोडिग्रेडेबल हमारे डिस्पोजेबल वाले भी आप देखेंगे, अगर एग्जीबिशन में आएंगे तो पहले 99% प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के होते थे, जो मेरे ख्याल से अभी 80% रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो डिस्पोजेबल वाले भाई साहब बैठे बताएंगे 80 to 90% रिप्लेस हो चुके हैं, यानी कि उतना एनवायरमेंट फ्रेंडली हो चुके हैं। और उसमें और भी जरूरत है, हमेशा रहेगी, और वो हम एडॉप्ट करते जाएंगे टाइम के साथ। और एक चीज थी, अभी आपने यूथ की बात की है, तो यूथ और एआई जो आज हिट है, तो उसके रिलेशन में कैटरिंग सर्विसेज क्या सोच रही है? एआई का जैसे मैंने कहा, एआई अभी आने वाला है, लेकिन आज से कुछ साल पहले शायद आप इंटरनेट पे सर्च करते तो आपको 2-4 दिखते, उसमें से केटरिंग सर्विसेज, केटरर्स, महाराज, हलवाई। आप आज किसी भी एरिया में डाले, आपको नाम से लेकर उनके फेसबुक पेजेस है, वो आप देख लीजिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जितना वो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस है, जिस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। लेकिन इस फील्ड में अभी भी बहुत स्कोप है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो तभी होगा जब यूथ आएगा। आपके आने के पहले हम वहां पे खड़े थे, सतीश कानेकर जी ने हमसे एक बात कही कि कल वो 20-25 केटरर्स थे, उसमें से ज्यादातर के ऐसे थे कि उनकी सेकेंड जनरेशन आना नहीं चाहती। इसका मैं कारण बताऊंगा। आज से कुछ साल पहले जब केटरिंग में आते थे ना, उसको डिग्रेड समझते थे कि यार क्या केटरिंग में है, वो सर्विस करेगा, प्लेट उठाएगा, लोगों को परोसेगा। लेकिन आज जब ये इस चीज को बहुत बड़े लेवल पर गए, हमारे जो शेफ्स है, संजीव कपूर, विकास खन्ना, रणवीर ब्रा, हरपाल सिंह जी, तो लोग इसे प्राउड समझते हैं, और जब भी वो आते हैं अपना एप्रन समझना, उसको अपने लिए प्राउड फील करते हैं। तो अब सोच का तरीका बदल गया। अब इवेंट्स है, केटरिंग है, शेफ्स आ गए, तो अब इसे सम्मान समझते हैं। पहले इसे अलग नजरिए से देखा था। तो अभी यूथ भी जरूर इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत कम इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें पहले माल बेचना है फिर खरीदना है। अगर आप सही तरीके से करेंगे, बाकी में आप सामान खरीदते हैं, स्टॉक रखते हैं, कस्टमर का वेट करते आएगा फिर बेचते हैं। इसमें ऐसे नहीं, हमें ऑर्डर आता है फिर हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और यूथ का इन्वॉल्वमेंट देर बाय डे बढ़ रहा है।